अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम लोग कूलम स्कैटरिंग स्टडी करेंगे और कूलम स्कैटरिंग जो है वो हम सिंस द न्यूक्लियस इज़ अ चार्ज पार्टिकल, सो हम एक चार्ज पार्टिकल उसके ऊपर बम्बार्ड करके तो स्कैटरिंग को स्टडी करते हैं। इसको हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग भी कहते हैं। जब ये इलास्टिक स्कैटरिंग होती है, यानी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती, जस्ट पार्टिकल स्कैटरिंग, सो इसको कूलम स्कैटरिंग को हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग भी कहते हैं। और ये वही स्कैटरिंग है जिसमें अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो बम्बार्ड किया जाता है न्यूक्लियस के ऊपर। रदरफोर्ड और उसके असिस्टेंट्स ने, यानी गाइगर और मार्सडन, इन्होंने विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो ये बेसिकली सेम एक्सपेरिमेंट है। हम उसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन स्टडी करेंगे जो कि रदरफोर्ड ने दी थी। सो द बेसिक ज्योमेट्री इज़ सेम दैट एज एन अनबाउंड फ्री पार्टिकल, जैसे अल्फ़ा पार्टिकल जब आ रहा है और जब वो न्यूक्लियस से स्कैटर होगा तो सिंस इट्स अनबाउंड ऑर्बिट, जब भी वो उसके पास से स्कैटर हो रहा है, तो इट विल फॉलो ए हाइपरबोलिक पाथ। ठीक है, वी विल assume the target nucleus to be infinitely massive so that the scattering center remains fixed and only particle coming in, only that particle scattered. So it follow this hyperbolic path. The particle approaches the target nucleus along the straight line that would pass the distance b from the nucleus, a distance b from the nucleus in the absence of the repulsive force. This distance is called impact parameter. So ये रहा b. So particles come in, और let's say हम ऐसा पार्टिकल ले रहे हैं जनरली जो न्यूक्लियस से हेड ऑन कोलिजन नहीं कर रहा, बल्कि वो किसी डिस्टेंस b के साथ b is a perpendicular distance between the path of the, or the trajectory of the particle and the center of the nucleus. So ये perpendicular distance जो है वो b है। बट ये डिस्टेंस इतना कम है कि ये जो पार्टिकल है ये न्यूक्लियस का इम्पैक्ट फील करता है और स्कैटर होता है एट सम एंगल थीटा। At scattering angle theta very far from the nucleus, the incident particle has negligible Coulomb potential energy. Its total energy is thus only incident kinetic. Its angular momentum relative to the target nucleus is this. ठीक है, so at very far distance it has no potential energy. So since there is no potential force being applied on it due to the nucleus, क्योंकि ये भी बहुत दूर है, so potential energy is zero. Kinetic is half mv square. V is the velocity of the particle and the angular momentum is mvb. Mv the linear momentum and b is the distance of this impact parameter. In passing close to the target nucleus, the particle reaches a minimum separation distance r minimum, which depends on b. जाहिर है अगर b जो है वो छोटा होगा, सो अगर b छोटा होगा तो r minimum भी उस हिसाब से छोटा होगा. So r minimum is the closest that a particle come when it scattered from the nucleus. At r minimum you have this पोटेंशियल एनर्जी, चूँकि स्कैटरिंग हो रही है इस पॉइंट पे, तो ज़ाहिर न्यूक्लियस जो है वो अब इम्पैक्ट कर रहा है पार्टिकल को. सो देयर विल बी अ मिनिमम, देयर विल बी अ लाइक इंटरमीडिएट पोटेंशियल एनर्जी विद आर इक्वल्स टू आर मिनिमम. सो पोटेंशियल एनर्जी होगी आपके पास, काइनेटिक एनर्जी होगी विद वी इक्वल्स टू वी मिनिमम, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर आपका जो पार्टिकल है वो सबसे मिनिमम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा. सो हाई वेलोसिटी से यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी स्लो होगी और फिर वो अगेन ज़्यादा वेलोसिटी से स्कैटर हो जाएगा. एल जो है वो आपके पास m टाइम्स वी मिनिमम एंड आर मिनिमम होगा. सो बी जो है पहले बी था और अब ये इस पॉइंट के ऊपर आर मिनिमम हो जाएगा. और इनकी इस आर की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी इफ़ द पार्टिकल कोलाइड्स विद द न्यूक्लियस हेड ऑन. सो द पार्टिकल कम्स इन, इस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल जो है वो डिस्टेंस डी फ्रॉम द न्यूक्लियस, इस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा है और यहाँ पर वो स्लो डाउन हो जाएगा और उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट के ऊपर ज़ीरो हो जाएगी. सो वी इज़ ज़ीरो एट दिस पॉइंट. यहाँ पे वी मिनिमम है क्योंकि ये पार्टिकल स्टिल मूविंग. यहाँ पे पार्टिकल हेड ऑन कोलिजन करेगा, सो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज जाएगा ना,
सो जैसे आपने कोई याद भी है कि एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि फ्यू ऑफ द पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल केम राइट बैक फ्रॉम द गोल्ड फॉयल so as that they strike a very heavy object there. So ये वो heavy object साथ heavy head on collision है. So particles come in with kinetic energy at this point, which is the distance d, also called the distance of closest approach. So distance d is called the distance of closest approach. इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी. और फिर उसके बाद ये ऐसे ही जैसे स्प्रिंग जो है एक मास के साथ स्प्रिंग बना हुआ है तो वो इस तरफ जाता है, तो जहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और फिर दोबारा से चेंजेस आए तो फिर ये पीछे आता है वापस और इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने लग जाती है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होने लग जाती है. सो इस पॉइंट के ऊपर डी इज़ द मिनिमम डिस्टेंस. अच्छा, इस पूरी टेक्निक से यानी हेड ऑन कोलिजन से हम ये भी पता कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसका साइज़ क्या है. सो डिपेंडिंग ऑन दी टाइप ऑफ द न्यूक्लियस, यानी वो कितना हैवी है, गोल्ड का न्यूक्लियस है या किसी कोई इंटरमीडिएट न्यूक्लियस है मैस का, सो उससे हम न्यूक्लियस का साइज़ पता कर सकते हैं क्योंकि ये इस पॉइंट पे अल्फ़ा पार्टिकल इसके क्लोजेस्ट आया है. सो यानी अल्फ़ा, ये जो भी डिस्टेंस है जितना क्लोजेस्ट अल्फ़ा पार्टिकल इसके आया है, दिस डिस्टेंस जो है इससे कम ही न्यूक्लियस का साइज़ होगा. ठीक है, न्यूक्लियस का डायमीटर रेडियस जो है वो इससे कम ही होगा इस डिस्टेंस से. सो कहता है एट दिस पॉइंट इट हैज़ exchange its initial kinetic energy for Coulomb potential energy. All the initial kinetic energy becomes equal to Coulomb potential energy, half m v naught. V naught is the maximum velocity that it was coming with. So half m v naught square equals to this potential energy. और यहाँ पे again हमने r की जगह distance d रख दिया है अब. Where z is the charge of the projectile and z capital Z E is the charge of the target nucleus. ठीक है, the distance d is called distance of closest approach. At intermediate points in the trajectory, the energy is partially kinetic and partly potential. और जाहिर है वो distance of closest approach पे वो totally potential हो गई और बीच में कहीं पर भी वो हाफ हाफ हो सकती है. So half mv naught square is half mv some intermediate distance पर, और this is also some r distance के ऊपर potential energy. The scattering has cylindrical symmetry about the beam axis because Coulomb force is symmetric. ठीक है, हर डायरेक्शन में Coulomb force एक ही जैसी लग रही है. So the scattering has a cylindrical symmetry. So if you see from this figure that let's say this is the nucleus और हम distance this is distance b from the nucleus, or also we want to study the in an annular ring kind की geometry के अंदर हम इसको स्टडी करना चाहते हैं. So we also take the distance db from b. So from distance b to db अगर आप देखें तो let's say this nucleus is coming from with a smaller b, this this alpha particle is coming with smaller b, so it will scatter at an angle of at this particular angle, or since db is larger than b, so this alpha particle will scatter straight. So as you see that there is a और also जो head on collision करेगा या बिल्कुल न्यूक्लियस के पास से आ रहा है, ये पार्टिकल ज़्यादा जो एंगल है उसके साथ स्कैटर हो रहा है, ज़्यादा थीटा के साथ स्कैटर हो रहा है. सो दिस इज़ एंगल थीटा, और एज यू लाइक द क्लोजर यू आर टू द न्यूक्लियस द हायर इज़ द एंगल दैट यू स्कैटर्ड एट. और इसी तरह जो दूर वाले पार्टिकल होंगे उनका स्कैटरिंग एंगल जो है वो स्मॉलर होगा. सो दिस पार्टिकल स्कैटर लाइक दिस स्कैटर लाइक दिस एंड दिस स्कैटर लाइक दिस. Or this has a cylindrical symmetry. So particle coming in to this annular ring b plus db are scattering to this particular ring at r d theta, where r is the distance of the center of where the center where the nucleus was to the distance जिस पर ये पार्टिकल db जो है वो स्कैटर हो रहा है. सो ये आपके पास यानी इस सारे एनुलर रिंग में वो पार्टिकल स्कैटर होंगे जो b प्लस डी बी के अंदर आ रहे थे. सो यानी अगर आप एक इस सर्कल के अराउंड देखें तो जितने भी पार्टिकल यहाँ पे स्कैटर होंगे वो सारे पार्टिकल आके इधर स्ट्राइक करेंगे, और इसी तरह जो सारे पार्टिकल इस सर्कल पे स्कैटर्ड होंगे वो सारे इस
के ऊपर जो है वो लाई करेंगे. सो दिस सिमेट्री इज़ बिकॉज कूलम फोर्स इज सिमेट्रिकली एक्टिंग ऑन alpha particles, and therefore so we therefore work in a ring or annular geometry. Particles with impact parameters between b to b plus db are scattered into the ring at an angle theta into theta plus d theta. So ये थीटा और ये जो आपके पास इन दोनों के बीच में ये डी थीटा. सो पार्टिकल हैविंग इम्पैक्ट पैरामीटर b to b plus db are scattering to the annular ring of you know the angular distance theta to theta plus d theta. Let the target have n nuclei per unit volume and assume the target to be thin enough so that it is unlikely to have any shadowing of one nucleus by another. So हम कह रहे हैं कि हमारा टारगेट फॉयल है. दिस फॉयल इसके अंदर जो न्यूक्लियाई हैं वो वन न्यूक्लियाई एट अ टाइम जो है वो आप कह लोगे इतनी थिन है कि आप जो भी अल्फा पार्टिकल आ रहा है वो सिर्फ एक न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है और वो फिर फॉयल से बाहर निकल जाता है. देयर इज़ नो शैडोइंग ऑफ द न्यूक्लियस बाय अनदर. ऐसा नहीं है कि अल्फा पार्टिकल एक न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करेगा फिर उसके आगे एक और न्यूक्लियस आ जाएगा. यानी वो जो थिकनेस है फॉयल की वो इतनी स्मॉल इतनी कम है that it only at a time it only interact with one nucleus और उसके बाद वो फॉयल से बाहर निकल जाता है. The target is considered to be a foil of thickness x. ठीक है. n number of nuclei हैं per unit volume और x thickness है फॉयल की. Then the number of nuclei per unit area is nx. ठीक है. ये हमने उसमें भी पढ़ा था. सरफेस जो आपके पास क्रॉस सेक्शन था उसमें मैंने देखा था कि नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई पर यूनिट एरिया जो है वो ये हो जाएंगे. सो एक्स थिकनेस है एन पर यूनिट एन जो है नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई पर यूनिट वॉल्यूम है. सो आपके पास एक एक्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा और यानी एक डायमेंशन तो ये नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई पर यूनिट एरिया हो जाएंगे. एंड द फंक्शन डी एफ ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल दैट पासिस थ्रू द एनुलर रिंग. डी एफ इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल or the fraction of particle passing through the annular ring of area 2 pi b db. so ये आपके पास annular ring इसका चूँकि annular है तो इसका जो एरिया होगा वो 2 pi b db होगा. so these are the number of particle passing through the ring. so df so basically df is the fraction of incident particle that passes through the annular ring. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर यूनिट एरिया टाइम्स दी दोस पासिंग थ्रू दी रिंग ऑफ एरिया दिस. ठीक है. सो ये सिर्फ उस एरिया में से पास होने वाली न्यूक्लियाई हैं. द फ्रैक्शन एफ सिमिलरली अगर आप उन पार्टिकल्स को देखें जो कि बी तक जो है वो स्कैटर हो रहे हैं. सो इन दिस एरिया with impact parameter b. so this is b and this is db. so जो b तक स्कैटर हो रहे हैं उनके लिए ये एक सर्कल होगा. सो उनकी वो नंबर ऑफ पार्टिकल फ्रैक्शन ऑफ दोज पार्टिकल विल बी एन एक्स टाइम्स पाई बी स्क्वायर. ये इसका डिफरेंशियल है. if the particle scattered with impact parameter b emerges at an angle theta then also gives the fraction that are scattered at an angle greater than theta. But to carry the discussion further we need a relationship between b and theta. Assuming that each incident particle is scattered only once, more about this. Okay, the net linear momentum of the scattered particle changes in direction only far from the scattering. The incident and the final linear momentum are both m v naught. ठीक है. So momentum does not change as we have earlier like we established this fact that this is a elastic illusion. So momentum does not change but the direction of the momentum changes. What direction does it change? तो यहाँ पे ये schematic diagram एक हम देखते हैं. So particle comes in, it scattered at an angle theta और ये इस डायरेक्शन में चला जाता है. Initial momentum is mv naught, final momentum is mv naught, but there is a change in momentum जो कि इस डायरेक्शन में है. ठीक है. क्योंकि there are two direction of the particle and direction perpendicular to the particle and the particle is scattering in between these two directions. This is the direction of the particle, this is the perpendicular direction. So particle is scattering in between, so this is the direction of scattering. अब
वी डिफाइन एंगल बीटा, और ये एंगल जो है वो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल स्कैटर हुआ है उससे आर जो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है उसका एंगल है, एंड दिस बीटा इज कीप ऑन चेंजिंग. सो इट वाज लार्जर, जब आपका पार्टिकल यहाँ था इट वाज लार्जर, देन इट गो स्मॉलर एंड फिर से लार्जर. सो बीटा जो है वो आर जैसे से कम हो रहा है, ये बीटा इस चेंज हो रहा है. तो डेल्टा पी, तो चेंज मोमेंटम आपके पास क्या है, 2mv0 साइन ऑफ थीटा बाय 2. सो हमने चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है डेल्टा पी. तो डेल्टा पी आपके पास क्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है ये एंगल थीटा है, ठीक है, दिस एंगल इज़ थीटा. देन ऑल्सो एक चीज़ ये हम देख लेते हैं कि जो पी इनिशियल और पी फाइनल है वो सेम है. सो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो भी इन्हीं के जैसा एक वेक्टर होगा, जैसे ये कि उसकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होगी. सो ये तीनों, यानी अगर आप इसको इस वेक्टर को उठाएं और यहाँ पे ले आएँ तो ये तीनों जो है मिलकर एक ऐसी ट्रायंगल बनाते हैं जो कि आप कह लो आइसोलेसिस ट्रायंगल. आई थिंक आइसोलेसिस ट्रायंगल कहते हैं उसको. जो ओके, सो हियर आई हैव अ डायग्राम फॉर यू. So P1 is PI and P2 is PF and P1 and P2 are same. So हम ये निकालना चाह रहे हैं कि ये एंगल क्या है. So this angle we want to find out. So this angle is equal to this angle theta. ये कैसे पता चला हमें? उससे पहले हमें ये देखना है कि ये जो एंगल है ये कितना है. दिस एंगल इज़ बीटा, जो हमने बताया भी था कि जो आपका परपेंडिकुलर डेल्टा पी है, जिस डायरेक्शन में डेल्टा पी का चेंज है उससे आर का जो डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस, दिस इज़ एंगल बीटा. अब दिस एंगल बीटा जो है आपको पता है कि ये थीटा है. दिस एंगल इज़ व्हाट, पाई माइनस थीटा, ठीक है. सो इसका मतलब है कि जो आपका बीटा है वो आप पाई माइनस बीटा, पाई माइनस थीटा नहीं है, बल्कि आपके पास ये जो सो ये टोटल डिस्टेंस जो है वो पाई माइनस थीटा है. बट देन ये अगर आप उठा के इसको यहाँ ले जाएं तो आपको पता है कि डेल्टा पी जो है वो डेल्टा पी जो है वो इसके हाफ पर है. सिंस दिस इज़ आइसोलेसिस ट्रायंगल, ये आपके पास इन दोनों के हाफ पे है. सो व्हेन आई टॉक अबाउट बीटा इट इज़ पाई माइनस थीटा का हाफ, ठीक है. सो 1/2 पाई माइनस थीटा, दिस इज़ इक्वल टू बीटा. सो इफ़ दिस इज़ दैट, ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा होगा. तो इसको हम देख रहे हैं यहाँ पर. सो आप देखो कि टोटल एंगल ट्रायंगल में 180 है, ठीक है, और ये एंगल थीटा डैश है, और दिस इज़ राइट एंगल ट्रायंगल, हाफ ऑफ द आइसोलेसिस ट्रायंगल 90, ठीक है. दिस एंगल इज़ 90, और ये है जी पाई माइनस थीटा बाई 2. सो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करें तो थीटा डैश जो है वो थीटा बाई 2 निकलता है. बेसिकली ये सारा एंगल जो है ये इस एंगल के इक्वल है थीटा. सो हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि ये चूँकि सारे मोमेंटम के मैग्नीट्यूड सेम है, सो देयरफॉर दिस एंगल इज़ थीटा. तो इसको उठा के हमने यहाँ पे ड्रा किया था ना, तो ये एंगल भी थीटा है. या फिर हम इस तरह ये ट्रायंगल वाला फार्मूला जो है इससे भी निकाल सकते हैं. सो दिस एंगल इज़ इसका, अच्छा इसका हाफ बेसिकली देख रहे हैं ना हम, तो इसका हाफ जो है वो थीटा बाय 2 होगा, ठीक है. फुल एंगल इज़ थीटा, हाफ इज़ थीटा बाय 2. सो दिस डेल्टा पी इज़ देन, सो ये आपके पास थीटा बाय 2 है, और इफ़ दिस इज़ द वेक्टर एम वी नॉट, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये सामने वाला, ये एंगल थीटा बाय 2 है, तो सामने वाला एम वी नॉट साइन थीटा बाय 2 होगा. सो डेल्टा पी आपके पास क्या होगा, 2 टाइम्स दिस, ठीक है, हाफ ये और हाफ ये. तो ये 2 टाइम्स एम वी नॉट साइन थीटा बाय 2 होगा. सो दिस इज़ डेल्टा पी इन द डायरेक्शन ऑफ द बाइसेक्टर पाई माइनस थीटा, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ
एफ इज़ इक्वल टू डी पी बाई डी टी। सो यहाँ से डी पी जो है उसको हम लिख सकते हैं कि वो एफ डी टी है, उसका इंटीग्रल अगर आपको पी निकालना है तो। और यहाँ से एफ जो है वो कूलम फोर्स है, उसकी वैल्यू लिखें, और डी टी ओवर आर स्क्वायर को हम अंदर रख लेंगे, और साथ में आ जाएगा आपके कॉज ऑफ बीटा, क्योंकि एफ और जो बीटा है वो एंगल है बिटवीन what the original momentum was and the direction of change of momentum. So ठीक है, तो इनका आपस में जो एंगल है वो आप कह लो कि इसका जो शेडो है इसके ऊपर वो कॉज ऑफ बीटा है। सो दिस विल बी द एंगल बिटवीन एफ एंड यानी चेंज इन मोमेंटम और डायरेक्शन ऑफ इनिशियल मोमेंटम। तो ये जो एंगल है, दिस इज द एंगल बिटवीन बाइसेक्टर एंड इंस्टेंटेनियस आर वेक्टर। ठीक है जी। लोकेटिंग द पार्टिकल इन द इनिशियल पोजिशन फार फ्रॉम द स्कैटरिंग विच वी टेक टू बी द टाइम टी इज इक्वल टू 0, द एंगल बीटा हैज़ द वैल्यू दिस, यानी माइनस थीटा बाई 2, और जब वो प्लस इन्फिनिटी पोजीशन पे होगा तो प्लस पाई माइनस थीटा बाई 2। ठीक है। सो इनिशियली आपके पास जैसे हमने अभी बताया आपको कि ये जो है वो चेंज होगी। सो माइनस इन्फिनिटी पर माइनस होगा एंगल। ठीक है, एंगल की डायरेक्शन जो है वो ये है। सो माइनस इन्फिनिटी पर वो माइनस लेंगे उसको, और प्लस इन्फिनिटी पर प्लस पाई माइनस थीटा बाई 2। The instantaneous velocity v can be written in terms of radial and tangential component as well. So particle जो है वो रेडियल डायरेक्शन में मूव कर रहा था, जबकि अब उसकी वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो है वो स्कैटर हुआ है। सो द वेलोसिटी हैज़ टू कंपोनेंट्स, डी आर बाई डी टी, आर यूनिट वेक्टर, और डी बी बाई डी टी, डायरेक्शन इन विच पार्टिकल इज बीइंग स्कैटर्ड। आर, सो ये फॉर्मूला आई होप आपने पहले पढ़ा होगा। सो आर टाइम्स डी बीटा बाई डी टी, और in beta direction. When r and beta indicate unit vectors in the radial and tangential direction. ठीक है जी। Only the tangential component contribute to the angular momentum. So radial component को हम जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे। सो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा एम वी पी, और यहाँ से वेलोसिटी का हम टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो लिख लेंगे। फ्रॉम द न्यूक्लियस far from the nucleus, the angular momentum has the value एम वी नॉट बी, और इसको हम इस एंगुलर मोमेंटम के साथ इक्वेट कर देंगे। सो एम वी नॉट बी, ये भी हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू थी, और जब वो स्कैटर्ड हो गया है तो ये भी आपके पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है। सो यहाँ से आपके पास डी टी और एक तरफ ले जाएं और यह आ जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग दिस इनटू इक्वेशन 11.21 जो इंटीग्रल वाली इक्वेशन थी, उसके अंदर ऊपर डी बीटा था, डी टी था ओवर आर स्क्वायर। सो उसमें ही हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सो डी बीटा यहीं पे रहेगा, जबकि वी नॉट बी बाहर आ जाएगा, और कॉस बीटा है जिसको हमने यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। तो कॉस बीटा जो है वो ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ बीटा, और ये आप इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई करेंगे, और इसके बाद आपके पास आ रहा है 2 साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, जो कि आपके पास आइडेंटिटी होती है 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2। Combining this result with equation number 11.20 gives the so what's equation number 11.20 ये वाली। यहाँ से आपके पास डेल्टा बी की वैल्यू ये थी, और यहाँ पे डेल्टा बी की वैल्यू ये है। आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे। सो ये आपने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया है। तो इस तरफ कॉज है, इस तरफ साइन है, और कॉज और साइन कॉट बन जाएंगे, और यहाँ से आप डी को सेपरेट कर लें। सो इनफैक्ट यहाँ पे आप डी की वैल्यू पुट कर देंगे। सो आपको याद होगा कि जब हमने इनिशियली आप इक्वेशन नंबर मैं आपको बताती हूँ। सो यहाँ से डी की वैल्यू हमने सेपरेट कर लिया, ये इक्वेशन में आप पढ़ी थी पहले। सो दिस इज़ 1/4 एप्सिलॉन नॉट z ई स्क्वायर ओवर 2 उस तरफ चला जाएगा। सो यहाँ पे 2 रह जाएगा। ठीक है,
एम वी नॉट स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, एम वी नॉट स्क्वायर, और डी उस तरह चला जाएगा। तो डी की ये वैल्यू जो है हम इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। ठीक है, ये आपने इक्वेट करने के बाद यहाँ पर जो ये चीज़ है सारी, ये वाली, इसको आपने डी पुट कर दिया। ठीक है, ये जो सारी चीज़ है इसको डी पुट कर दिया, बाकी ये आपके पास कॉट हो गया। तो ये एक छोटी सी क्वेश्चन बन जाएगी, बी इज इक्वल टू डी बाई टू कॉट ऑफ थीटा बाई टू। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बन जाएगी। ओके, सो डी एफ इज़ नाउ, डी एफ याद है आपको, हमने जो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड इन एंगुलर रिंग डी बी थिकनेस के, तो ये था। इसके अंदर हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये हम बी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर रहे हैं। तो एन एक्स और ये सारी बी की वैल्यू पुट की हमने, पाई एन एक्स और बी का स्क्वायर था, सो बी की वैल्यू पुट की, और फिर डी बी भी था, सो डी बी आपके पास आ जाएगा, इसका ही डेरिवेटिव डी बाई टू, तो डी स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा, कॉट का कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बाई टू और डी थीटा। सो यानी ये हमने वैल्यू पुट किया एन एक्स के साथ टू पाई बी डी बी, बी आ गया और डी बी भी यहाँ से निकाल लेंगे हम, तो टू पाई, सो ये आपके पास आ गया। एंड द रेट एट विच पार्टिकल, अच्छा यहाँ से अब हमारे पास डी एफ आ गया। हमें पता है कि हमने आपका जो दूसरी हमने क्रॉस सेक्शन पढ़ा था, तो हमने एक और फार्मूला पढ़ा था क्रॉस सेक्शन का, हमने डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा का ये फार्मूला पढ़ा था, दैट इट इज़ डी एफ ओवर एन एक्स। ठीक है, सो ये हमने पढ़ा था। सो हम बेसिकली इस फार्मूला को यूज़ करते हुए आप निकालेंगे डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा। तो ये डी एफ है अब। ठीक है, ये डी एफ है, हमने डी सिग्मा निकालना है। इनफैक्ट डी सिग्मा यहाँ पे डी ओमेगा भी आ जाएगा ना। ठीक है, डी सिग्मा जो है वो आपके पास ये है, यानी क्रॉस सेक्शन जो है। डी सिग्मा और डी ओमेगा निकालना है, तो आपने सिंपली इसको डी ओमेगा से डिवाइड कर देना है। और डी ओमेगा क्या है, डी ओमेगा वो सॉलिड एंगल था, टू पाई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, याद है आपको क्रॉस सेक्शन वाले टॉपिक से। और ये रहा डी सिग्मा जो कि डी एफ ओवर एन एक्स है, एन एक्स सिंपली ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, और बाकी की सारी चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ से आपने क्या किया है कि डी स्क्वायर बाय टू और कॉट थीटा कोसेकेंट थीटा डी थीटा, डी स्क्वायर बाय ये टू डी स्क्वायर बाय फोर था। ठीक है, सो डी स्क्वायर बाय फोर बाहर रख दिया आपने, इसको आपने कॉज और साइन और सबको खोल दिया है, और उसके बाद ये कॉज और कॉज कैंसिल हो गए हैं, और ये आपके पास साइन थीटा बाय टू, टू साइन थीटा बाय टू और साइन स्क्वायर थीटा बाय टू रह गया है। सो ये आपके पास हो जाता है टू साइन स्क्वायर साइन टू द पावर फोर थीटा बाय टू। ठीक है जी, हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ की है। सो ये जो साइन थीटा है ना, हमने कहा है कि इट इज़ इक्वल टू टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। सो ये हमने बस आइडेंटिटी याद रखनी है। उसके बाद बाकी जो है सिंपली साइन स्क्वायर फोर थीटा बाई टू में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे अगेन डी जो है वो हमने वो जो पहले सबसे पहले वाली क्वेश्चन थी वहाँ से, ये देखें, ये जो डी था हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट किया था, वहाँ से डी अगेन हम ले लेंगे। और ये जब इधर आएगा ना नीचे, तो हमने इसको लिख देना है कि ये काइनेटिक एनर्जी है अल्फ़ा पार्टिकल की, टी ए लिख दिया इसको हमने। सो हमारी जो क्वेश्चन है, अब ये जो डी है इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर देनी है स्क्वायर करके। ठीक है, तो ये आ गया इसका स्क्वायर और ये आ गया। फर्दर मोर हमने ये फोर जो है इसको हमने इसका स्क्वायर वैसे ही रहा। ठीक है, और हमने यहाँ से इस टू को अंदर ले जाएं, और ये जो फोर है इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। सो यहाँ पे इसको आपने थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। ये यहाँ पर हाफ जो है वो काइनेटिक एनर्जी का हिस्सा बन गया, तो ये यहाँ पे फोर ही है। ठीक है, सो दिस इज़ फोर। ये वाला टू और ये वाला हमने इस यहाँ पे ले आए हैं, सो यहाँ पे इसका स्क्वायर और ये, दिस इज़ द फाइनल आंसर। ओके, सो ये रिज़ल्ट जो है वो आपके पास आया अल्फ़ा स्कैटरिंग का, यानी क्रॉस सेक्शन ऑफ स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन
few things. One is the kinetic energy of the alpha particle and square उसका और उसके साथ inverse relation है. दूसरा साइन एंगल साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2 के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है, प्लस इसका जेड के साथ रिलेशन है. सो ये सारे रिलेशन हम नीचे ग्राफ के फॉर्म में देख रहे हैं. सो ये है फॉयल थिकनेस के साथ कि नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल जो है वो ऑल ऑफ देम स्कैटर्ड एट द लोअर एंगल व्हेन थिकनेस इज स्मॉलर, और एंगल तो नहीं, ऑल ऑफ द पार्टिकल स्कैटर्ड एट लोअर थिकनेस. लेकिन जब ये कि हम फॉयल थिकनेस इंक्रीज़ कर रहे हैं तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल डिक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि कुछ पार्टिकल एब्जॉर्ब हो रहे हैं उस मटेरियल के अंदर, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ज़्यादा है. इसी तरह ये है नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, और इस तरफ रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल है. इसके साथ टी स्क्वायर के साथ रिलेशन था, वन ओवर टी ए स्क्वायर के साथ रिलेशन था. सो ये भी आपको जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल की एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, सो द स्कैटरिंग और नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल इज़ डिक्रीजिंग. सो ये भी यानी इन इलास्टिक कोलिजन करने लगे हैं, स्कैटरिंग कम हो गई है. सो दिस इज अनदर रिलेशन. उसके बाद ये आपके पास जी स्क्वायर के साथ है, इन दैट एज दी जेड नंबर ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, यानी जैसे न्यूक्लियस ज़्यादा भारी होता है सो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल जो है वो लाइक दिस लीनियर रिलेशनशिप हमने देखा भी इस में कि ऑलमोस्ट लाइक लीनियर स्क्वायर के साथ है बेसिकली. सो दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर. इसी तरह और आपके पास साइन 4 जो है उसका रिलेशन है कि जो स्मॉलर एंगल उनके ऊपर मोस्टली पार्टिकल वहाँ पे स्कैटर्ड हो गए हैं, लेकिन जैसे जैसे एंगल इंक्रीज़ हो रहा है तो ये बहुत कम पार्टिकल्स हैं जो कि हायर एंगल के ऊपर स्कैटर हुए हैं, 160 के करीब. सो लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स. सो दिस इज़ कूलम स्कैटरिंग और व्हाट वी से रदरफोर्ड स्कैटरिंग.